दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, चुनाव पश्चिम बंगाल में है और चुनाव के केंद्र में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह कमाल की परिस्थितियां हैं जिसमें वोटरों के जहन में धीरे धीरे यह बात धरती चली जाए कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिताना है या हराना है। इससे हटकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताना है या हराना है, इस पर चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव में शुरू हो जाए। यानी लोकतंत्र में वोट देने की परिस्थितियों के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो एनालिसिस है, जो रिसर्च है और जो पूरा माइंड गेम है, वो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के चुनाव के केंद्र में और किसी को नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर चुका है। और इन परिस्थितियों को बल तब और ज्यादा मिला जब आज एक टेप लीक हुआ। यह टेप रणनीतिकार ममता बनर्जी के रणनीतिकार, टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का था। प्रशांत किशोर चंद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिन बातों की दिशा में अपनी बातों को रखना चाहते थे, उसके केंद्र में ममता बनर्जी नहीं थी बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई तमाम परिस्थितियों का जिक्र प्रशांत किशोर कर रहे थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर आखिर नरेंद्र मोदी ने सब कुछ दांव पे क्यों लगा दिया। और दूसरा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई अगर नरेंद्र मोदी किसी राज्य के चुनाव के केंद्र में आकर अगर खड़े हो गए हैं और जनता के सामने अब यह सवाल है कि वह नरेंद्र मोदी को चुनाव हराएं या जिताएं, तो क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव किसी के लिए वाटरलू भी साबित हो सकता है। वही वाटरलू 206 बरस पहले यानी 1815 में वाटरलू के मैदान में ही नेपोलियन हारे थे। नेपोलियन जो पूरे यूरोप पर 2 दशकों तक कब्जा किए रहे, लेकिन वाटरलू उनके लिए बड़ी छोटी लड़ाई थी, लेकिन वहीं पर उन्हें हार मिल गई। तो यह वाटरलू ममता बनर्जी के लिए वाटरलू साबित होगी पश्चिम बंगाल का चुनाव, या फिर नरेंद्र मोदी के लिए होगी। हम इसी सवाल से इस चौथे चरण के चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे सवालों को खड़ा करते हैं, क्योंकि 44 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 135 सीटों पर वोटिंग हो चली है। आने वाले वक्त में 4 चरणों के चुनाव और बचे हुए हैं। इनमें 159 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन ध्यान दीजिए और कुछ अतीत के पन्नों को टटोलिएगा अगर, तो नरेंद्र मोदी पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के केंद्र में आकर खड़े हो गए और उसके जरिए बीजेपी को वोट मिल गई, उनके उम्मीदवार जीत गए। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कहीं नहीं थी, ममता बनर्जी हर जगह थी और ममता बनर्जी को लगभग 46% वोट मिले थे 2016 में। और 2019 के चुनाव में इसमें सिर्फ 2% वोट कम हुए थे, लगभग 44.7% 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2016 में बीजेपी को सिर्फ 9% वोट मिले थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी थे तो वोट मिले थे बीजेपी को 40.9%, यानी लगभग 41%। लगभग 30-31% वोटों का इजाफा नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में। तो क्या इसीलिए बीजेपी ने एक पूरी रणनीति बनाई जिसमें चुनाव के मैदान में दूसरा कोई चेहरा कतई मायने ना रहे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में उसके पास कैडर नहीं है, नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। और तो और जो टीएमसी और सीपीएम या कांग्रेस से निकले हुए चंद लोग हैं, वह साथ में आकर खड़े हो गए और जिले दर जिले या पंचायतों के लेवल पर भी बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना सीख लिया। सवाल यह है कि उसके आगे की परिस्थिति पहली बार ममता बनर्जी के रणनीतिकार, जो 2014 में नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार थे, प्रशांत किशोर, 2014 के चुनाव में वह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, रणनीति बना रहे थे। फिर याद कीजिए 2015 में वह नीतीश कुमार और लालू यादव के रणनीतिकार थे, वहां पर भी जीत मिली थी। अब सवाल यह है कि इस लकीर पे जब चलना शुरू कीजिएगा तो क्या वाकई रणनीतिकार की रणनीति के आश्रय वोटिंग पैटर्न चल पाता है या वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। दरअसल जो टेप लीक हुआ है, उस लीक टेप के भीतर में प्रशांत किशोर चंद पत्रकारों से जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि 3 बातों पर वो जोर दे रहे हैं। पहली बात ध्रुवीकरण, जिसका जिक्र हमने आपने बार बार किया है।
दूसरी स्थिति, दलित वोट जो 27% है पश्चिम बंगाल के भीतर में, वह बीजेपी के साथ जा रहा है। और तीसरी स्थिति एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है, जो बीते 7 वर्ष में इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की बेरोजगारी को लेकर या आत्मनिर्भरता के नाम पर इस देश को बेचने की परिस्थितियां जो भी नरेंद्र मोदी की सत्ता ने इस देश में पैदा की, वो एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी को लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में है ही नहीं, वो ममता बनर्जी को लेकर। इसका जिक्र प्रशांत किशोर। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ will 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। क्योंकि जहां एक चीज आप देखिए कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे यहीं से असल बात शुरू होती है। अगर एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी की तमाम आर्थिक परिस्थितियों को लेकर, सामाजिक परिस्थितियों को लेकर नहीं है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और वह चुनाव के केंद्र में आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर उनके साथ मुस्लिम नहीं है लेकिन दलित हैं, क्योंकि दलितों के होने की परिस्थितियों का जिक्र प्रशांत किशोर भी टेप में कर रहे हैं। यहीं से सवाल होता है कि आज जिन 44 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें ध्यान दीजिए। हुगली में शेड्यूल कास्ट की तादाद लगभग 42-43% है। हावड़ा में सबसे कम है और यह है तकरीबन 22.5%। दक्षिण 24 परगना में लगभग 35%, जलपाईगुड़ी में लगभग 42-43% और कूच बिहार में 62%। यानी ध्यान दीजिए तो इसके ठीक समानांतर अल्पसंख्यक समुदाय कहिए या मुस्लिमों को कहिए तो यह सिर्फ दक्षिण 24 परगना में ही 35% है। लेकिन इसके दूसरी परिस्थिति में जब आप जाइएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में 31% वोट सिर्फ 3 बरस के भीतर, यानी विधानसभा से लोकसभा के भीतर आते आते अगर बीजेपी के बढ़ गए और उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी थे, तो क्या वाकई यह स्ट्रेटजी बीजेपी की सफल हो गई, जहां पर नरेंद्र मोदी को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया गया। आज हिंसा भी हुई, 4 लोग मारे भी गए। केंद्रीय सुरक्षा बल को लेकर कटघरे में ममता बनर्जी ने खड़ा भी किया, हालांकि उन्होंने इनकार किया कि हमारी गोली से 4 लोग मरे हैं। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है। यह सब चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर यह करता है कि कल ममता बनर्जी वहां पर मार्च करेंगे कूच बिहार के इलाके में, जिस इलाके में 4 लोगों की मौत हुई है, और आने वाले वक्त में 159 सीटों पर वोटिंग बची हुई है। तो क्या ममता बनर्जी के तेवर आखिरी वक्त तक संघर्ष करने की परिस्थितियों में खुद को केंद्र में लाकर खड़ा कर पाएंगी? क्योंकि अब पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे बड़ा इस मायने में हो चला है कि ममता बनर्जी चुनाव के केंद्र में है या नरेंद्र मोदी है, क्योंकि हर वोटिंग के दिन 2 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उसको सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया और तमाम मेन स्ट्रीम पे लगातार दिखाया जाता है। वहां की भीड़, वहां का असर, वहां के शब्द दिखाए जाते हैं। लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा सवाल है। नरेंद्र मोदी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हिंदी है। उस हिंदी को ग्रामीण बंगाल में समझने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। शहरी तौर पे तो आप प्रभावित लोगों को कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है कि ग्रामीण इलाके में ममता बनर्जी का जो संवाद है वो सीधे सीधे संवाद है।
अब यहां पर सवाल होता है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर ने एक शब्द का जो इस्तेमाल किया कि पश्चिम बंगाल के लिए नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर है, भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी का रणनीतिकार है वो अगर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या ग्रामीण बंगाल के भीतर भी नरेंद्र मोदी की पहुंच और उनके जरिए लोगों को चकाचौंध होने की परिस्थितियां आ चुकी है। लेकिन फिर हमें लगता है कि एक परिस्थिति ममता बनर्जी के साथ और खड़ा कीजिए। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हो रहे थे तो जनता पार्टी के किसी चेहरे को लेकर किसी की रुचि नहीं होती थी। जहां भी चुनावी रैलियां होती थी उतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के रैलियों में बड़ी भीड़